हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जीओसी है जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस पर मैंने 3-4 वीडियोस बना के और फिर स्टॉप कर दिया था क्योंकि मैंने बीएससी और एमएससी का सिलेबस है वो स्टार्ट कर लिया था। लेकिन अभी जो जीओसी है जो अपना बीच में छूट गया था उसी को मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो एक एक दो दो जो वीडियोज हैं वो बीच बीच में मैं यहाँ पे डालती रहूंगी। बाकी जो अपना सिलेबस है वो तो चलता रहेगा बीएससी एमएससी का, लेकिन जीओसी है इसके भी एक एक दो दो वीडियोज हैं वो मैं बीच बीच में कभी कभी डाल दिया करूंगी। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो अपना वीडियो है ये होने वाला है जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और सॉल्वेंट है वो कवर कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पे आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। ठीक है, कि क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है और क्या बेसिसिटी होता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो पीरियड में काम करती है, यानी कि इनका जो अपन बोलेंगे ट्रेंड क्या होता है पीरियड में, या फिर ग्रुप में इनका ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, और क्या यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, क्या डोनरेबिलिटी होती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या चीज इनमें कॉमन होती है कि क्यों हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन चीज होती है ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इनमें जो कॉमन पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है, वो क्या होता है, इनकी डोनरेबिलिटी होती है। ठीक है, बोथ स्पीसीज आर डोनर, बोथ स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये इनमें कॉमन पॉइंट होता है कि न्यूक्लियोफिल, चाहे कोई न्यूक्लियोफाइल हो या फिर कोई बेस हो, दोनों ही स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे डोनेट करेंगी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलेंगे, यदि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है देन हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, और यदि बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है देन हम उसे क्या बोलेंगे, यहाँ से बेसिसिटी बोलने वाले हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कोई स्पीसीज रख ली हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किस तरह से करेगा वो चीज हमें देखनी है। ठीक है, और कैसे कैसे कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्पीसीज रखी CH3I। ठीक है, मेथिल आयोडाइड रख लिया। दूसरा हमने यहाँ से रखा है SiR3Cl। तीसरा हमने यहां से रखा BH3, और जो फोर्थ है अपना वो हमने रख दिया H पॉजिटिव, यानी कि OH नेगेटिव है वो कहां कहां पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कहां कहां पे करेगा, देखिए जब हमने रखा CH3I तो CH3I पे से I नेगेटिव है वो जैसे ही रिमूव करेगा तो CH3 पॉजिटिव अपना बचेगा, और CH3 पॉजिटिव पे OH नेगेटिव है वो इजिली अटैक करके CH3OH की फॉर्मेशन है वो कर सकता है। यानी कि यहाँ पे CH3OH की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे बॉन्ड के, तो ये जाएंगे OH के नेगेटिव चार्ज से, यानी कि OH है वो यहाँ पे डोनर स्पीसीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाली स्पीसीज कौन है, यहाँ पे OH नेगेटिव है। सेम केस में यदि हम बात करें SiR3Cl की, तो यहाँ से भी जैसे ही Cl नेगेटिव निकलेगा तो Cl नेगेटिव से निकलते ही यहाँ पे बनेगा क्या, SiR3 पॉजिटिव, और SiR3 पॉजिटिव पे OH नेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और SiR3OH की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे भी जो बनने वाला न्यू सिग्मा बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, OH के नेगेटिव चार्ज से जाएंगे। तो चीज क्लियर हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी अपना जो हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल जो अपनी स्पीसीज है वो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर वर्क कर रहा है। ठीक है, और बोरॉन में यहाँ पे क्या होता है कि एक जो वैकेंट pz ऑर्बिटल होता है और इसी वैकेंट pz ऑर्बिटल में आके जो अपना हाइड्रोक्सिल आयन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि सभी जगह क्या हो रहा है, कॉमन पॉइंट एक ही है कि OH है वो अपना एज ए डोनर बिहेव कर रहा है। लेकिन यदि हम मूव करते हैं H पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, H पॉजिटिव की तरफ मूव करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल है वो अपना एज अ डोनर बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो एज अ डोनर बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये क्या होने वाला है, बेस होने वाला है, और बाकी हर जगह पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है दैट मींस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, यदि यहाँ पे दे रहा है तो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, यदि यहाँ पे दे रहा है तो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। बट यदि कभी भी कोई डोनर स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करती है H पॉजिटिव को, ओनली उस केस में वो क्या होता है, बेस होता है। चीज क्लियर हुई,
यदि कोई भी डोनर स्पीसीज, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ही रखो, आप कोई भी यहाँ पे स्पीसीज रख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को, तो वो तो ऑलवेज होगी बेस। और यदि कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है अदर देन प्रोटॉन, तो वो हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सेम ही स्पीसीज है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकती है, एज ए बेस भी बिहेव कर सकती है। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या बेस होते हैं, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ से इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है कि यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं प्रोटॉन को, तो जो देने वाली स्पीसीज है वो क्या होगी, बेस होगी। और यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं अदर देन प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन के अलावा कोई भी स्पीसीज हो सकती है, हमने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स रखे हुए हैं। तो यदि ऐसी कोई स्पीसीज है तो वो हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये यहाँ पे मेजर डिफरेंस होता है या फिर माइनर डिफरेंस होता है, जो भी होता है, बट ओनली एंड ओनली डिफरेंस होता है इन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। और इसी चीज से हम डिसाइड करते हैं बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कंपैरिजन जब भी पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे इनके डिफरेंसेस भी देखते हैं और इनकी सिमिलैरिटीज भी देखते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि डोनर एटम है वो तो सेम ही है, यहाँ पे डोनर जो स्पीसीज है वो भी सेम ही है। लेकिन यदि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है प्रोटॉन को, तो ये कौन सा होने वाला है, बेस। और यदि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अदर देन प्रोटॉन को, तो फिर ये कौन सा होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि किस तरह से इनके पीरियड में ट्रेंड होते हैं, किस तरह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट होता है, या फिर किस तरह से इनके ग्रुप में ट्रेंड होते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल जिसमें हमने रखा यहाँ पे NH3, ठीक है। अभी के लिए हमने क्या लिया था, डोनर स्पीसीज, हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल रखा था। इस बार हम क्या रख रहे हैं, अमोनिया रख रहे हैं, NH3 रखा हमने, ठीक है। अब NH3 है, एक बार के लिए हम NH3 का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसे दे रहे हैं, H पॉजिटिव को दे रहे हैं। दूसरी बार के लिए हम जो NH3 का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे रहे हैं, BH3 को दे रहे हैं। चीज क्लियर हुई। एक बार तो यहाँ पे एक्सेप्टर स्पीसीज कौन सी है, BH3 है। एक बार कौन सी है, H पॉजिटिव प्रोटॉन है। तो यहाँ पे तो यदि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है अपना अमोनिया, तो ये कौन सा होगा, बेस होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है अमोनिया, तो जो अमोनिया स्पीसीज है वो कौन सी होगी, बेस बोलेंगे उसे। और यदि BH3 को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो फिर वो कौन सी स्पीसीज होने वाली है, न्यूक्लियोफाइल होने वाली है। तो चीज क्लियर हुई कि यदि कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है अपना प्रोटॉन की तरफ, तो वो तो क्या होगा, बेस होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है अपना अदर देन प्रोटॉन की तरफ, तो ये कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये अपना एक कॉमन एग्जाम्पल हमने लेके समझा है। न्यूक्लियोफाइल और जो अपना बेस होता है उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। देन देखिए हमें करना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे अब हमें यहाँ पे देखना है कि दोनों ही बहुत स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये चीज हमने देख ली। तो फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन सा, यदि एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक जगह डोनेट कर रही है तो वो बेस बोल रहे हैं हम उसे, दूसरी जगह हम उसे न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। ये चीज क्यों होती है वो हमें देखनी है। तो देखिए बेसिसिटी है वो तो किस बेस पे काम करती है, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिसिटी की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बेस अपना, तो वो यहाँ पे जो अपना डोमिनेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर होता है कि इसकी वजह से, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई भी दो स्पीसीज हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्सचेंज होता है। दूसरा अपना आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे साइज फैक्टर होता है। दूसरा अपना पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी में अपना जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, ओवरलैपिंग फैक्टर। यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, ओवरलैपिंग फैक्टर होता है। क्या ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या ओवरलैपिंग फैक्टर होता है। तो देखिए फर्स्ट जो केस है वो हम डिस्कस करते हैं बेसिसिटी का। हमने यहाँ पे कोई स्पीसीज ले ली A, ठीक है, दूसरी स्पीसीज हमने यहाँ पे ले ली B। तो यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज हैं वो स्मॉल स्पीसीज हैं, ठीक है। ये वाली है, ये भी अपनी स्मॉल स्पीसीज है, और ये वाली भी अपनी स्मॉल स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट किस तरह से होने वाले हैं, देखिए यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है CFA की वजह से,
CFA की वजह से, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो डोनेट हो रहे हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करूं, ये वाला केस किसका हो जाता है, बेसिसिटी का, ठीक है, ये केस किसका हो गया, बेसिसिटी का। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये वाली अपनी कोई ए स्पीसीज है, ये लार्ज है, ठीक है, ये वाली अपनी कोई बी स्पीसीज है, ये भी लार्ज है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्राइटेरिया वो वर्क कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है, ओवरलैपिंग फैक्टर, ठीक है, ओवरलैपिंग फैक्टर। यानी कि जब कोई स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर रही है तो वो जो सामने वाले स्पीसीज है उसके साथ उसका बेटर ओवरलैपिंग होता है। लेकिन जब कोई स्पीसीज एज अ बेस बिहेव कर रही है तो सामने वाला जो अपना प्रोटॉन होता है उसके साथ उसका कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चार्जेस के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे समझ आ रहा है, जब कोई भी स्पीसीज बेस है तो यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि अट्रैक्शन की वजह से दोनों पास पास आएंगे चार्जेस की वजह से। और जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है तो न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता है कि दोनों ही बिगर साइज के होते हैं और वहां पे बेटर ओवरलैपिंग होने की वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो इजीली हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका जो पीरियड में या फिर ग्रुप में ट्रेंड है वो किस तरह से होते हैं, तो वो चीज मैं डिस्कस करती हूँ। तो देखिए यदि हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किस तरह से गवर्न करती है अपना। यदि हम बात करें पीरियड की या फिर ग्रुप की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यदि हम कोई भी ग्रुप है उसमें टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है, ये चीज पहले वाली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ऑलवेज क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीजेस। लेकिन वही यदि मैं बात करूं बेसिसिटी की, ठीक है, बी निगेटिव से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे बेसिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो बेसिसिटी की यदि मैं बात करूं तो वो क्या करेगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in a group basicity decreases, ठीक है, बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, अब वो रीजन क्या होता है वो हम यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल लेना है एक, वो हमने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। सभी पे चार्ज हम कौन सा ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या शो करना है, यहाँ पे डोनर एबिलिटी इनकी शो करनी है। तो डोनर एबिलिटी, अब देखिए यदि हम मूव कर रहे हैं यहाँ से इधर, यानी कि टॉप पे अपना कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा, बॉटम पे अपना कौन सा होगा, आयोडीन होगा। तो यदि हम जा रहे हैं फ्लोरीन टू आयोडीन, तो साइज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग फैक्टर है वो अपना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ओवरलैपिंग फैक्टर इंक्रीज करेगा तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज कर रही है। लेकिन यदि मैं बात करूं बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी में देखिए यदि आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो यहां से साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहां से यदि हम बात करते हैं साइज की, तो फ्लोरीन का साइज अपना कितना है, इतना सा है, और आयोडीन का साइज कितना होता है अपना, इतना बड़ा साइज होता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स किसको देने हैं, प्रोटॉन को देने हैं। क्यों, क्योंकि हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, बेसिसिटी के केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए इतने से एरिया पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है वो तो हर जगह इक्वल है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट स्पीसीज हैं, सभी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 80 है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है इतने से सरफेस पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इतने बड़े सरफेस पे। तो प्रोटॉन को इजीली जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। साथ ही जो अपना फ्लोरीन होता है उसका साइज भी छोटा होता है, ठीक है। आयोडीन का आप जानते हो कि यदि ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर भी लेता है, एक बारी को प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे भी देता है, तो ये इजीली प्रोटॉन को फिर से बाहर भी निकाल देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ओवरलैपिंग फैक्टर होता है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता। तो यहाँ से आपको चीज समझ आई होगी कि यदि हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो बेसिसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बेसिसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, यदि हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करती हैं।
देखिए यही ट्रेंड है, ये अपना जो पीरियड होता है वहां पे चेंज हो जाता है, और ग्रुप में ये कुछ इस तरह से होता है। पीरियड में जो बेसिसिटी और जो अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो पैरेलल मूव करती हैं, जबकि ग्रुप में अपना क्या होता है, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से एक जो ट्रेंड है वो अपना आ सकता है, इन अ ग्रुप basicity is inversely proportional to nucleophilicity। ये यहाँ से ट्रेंड अपना होता है कि ग्रुप की यदि आप बात कर रहे हो तो बेसिसिटी यदि इंक्रीज कर रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, और यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है तो बेसिसिटी अपना डिक्रीज करेगी। ये यहाँ पे एक ट्रेंड होता है। एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, RO नेगेटिव, RS नेगेटिव, RSC नेगेटिव और RTE नेगेटिव। सारे के सारे हैं वो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे यदि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो हमें अगेन क्या देखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना है और बेसिसिटी देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की मैं यदि बात करूं यहाँ पे, तो ये भी ग्रुप का फैक्टर है, तो अपना यही ट्रेंड है, ये काम करने वाला है। ट्रेंड किस तरह से काम करेगा, यदि आप मूव कर रहे हो इधर से इधर यानी कि टॉप टू बॉटम, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो केस है वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन बेसिसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, बेसिसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दोनों एग्जांपल से समझ आ रहा है, दोनों एग्जांपल्स में सेम ही ट्रेंड है वो काम कर रहा है। तो ये तो बात की हमने ग्रुप की, लेकिन यदि हम मूव करते हैं पीरियड में, तो पीरियड में जो ट्रेंड है वो कुछ अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने लिखा ग्रुप का ट्रेंड, इन अ पीरियड बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी रन्स इन पैरेलल डायरेक्शन इन अ पीरियड। तो पीरियड का देखिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या रखा, पीरियड का एग्जांपल रख लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और कौन से की बेसिसिटी है वो ज्यादा होने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि डोनर एबिलिटी देखनी पड़ेगी, डोनर एबिलिटी कौन से की ज्यादा है। तो डोनर एबिलिटी के केस में क्या होता है, डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हमने डोनर एबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे क्यों देखा है, क्योंकि चाहे वो बेसिसिटी हो चाहे न्यूक्लियोफिलिसिटी हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट तो करना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही देखना है कि कौन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स डोनर एबिलिटी है वो डिक्रीज, डोनर एबिलिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यदि डोनर एबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो चाहे न्यूक्लियोफिलिसिटी हो चाहे बेसिसिटी हो, दोनों ही चीजें वो करने वाली हैं, डिक्रीज करने वाली हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ले लो या फिर बेसिसिटी ले लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी बोथ आर डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए ग्रुप। तो यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, दैट मीन्स डोनर एबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। और यदि डोनर एबिलिटी डिक्रीज करती है तो चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो चाहे बेसिसिटी हो, दोनों ही क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं यहाँ से। तो ये फैक्टर होता है अपना ग्रुप का। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी है वो किसकी होने वाली है, CH3 नेगेटिव की होने वाली है, देन अपने NH2 नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन F नेगेटिव। या फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो यहाँ से सबसे जो बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो कौन होने वाला है, CH3 नेगेटिव होने वाला है, ना कि F नेगेटिव। तो ये बात हो गई ग्रुप की। इसके बाद एक और एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया SiH3 नेगेटिव, ठीक है, PH2 नेगेटिव, SH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है,
सारे के सारे अपने सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे यदि सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो जो ट्रेंड अपना ऊपर काम कर रहा है सेम पीरियड पे वही यहाँ पे भी काम करने वाला है। तो यहाँ से भी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है और जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो सेम रहने वाला है, जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी यदि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज करेगी और बेसिसिटी है वो भी यहाँ से डिक्रीज करने वाली है। तो चीज क्लियर हुई कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी डिक्रीज कर रही है और बेसिसिटी है वो भी डिक्रीज कर रही है। तो ग्रुप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और पीरियड में क्या होता है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। यदि आपने ये दोनों चीजें याद रख ली ना, दैट मींस आपको चाहे कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करने में। ठीक है, कहीं कहीं ये दोनों पैरेलल होती हैं और कहीं कहीं ये दोनों डिफर करती हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हो गया। इसके बाद देखिए एक और जो फैक्टर है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अभी तक हमने किसके बेसिस पे देखा है, डोनर एबिलिटी के बेसिस पे देखा है। अब डोनर एबिलिटी के बाद दूसरा हम यहाँ पे कौन सा लेते हैं, चार्ज फैक्टर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगेन एक बार बोल रही हूँ कि जाके आप न्यूक्लियोफाइल वाली वीडियोस हैं वो देख लीजिए। चार्ज फैक्टर पे यदि हम डिस्कस करते हैं तो कोई भी चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज हैविंग high nucleophilicity as well as basicity in compared to neutral species। ठीक है, अगेन देखिए बेसिसिटी और अपनी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दोनों पैरेलल रन कर रही हैं। चाहे आप कोई भी चार्ज स्पीसीज ले लो वो हमेशा हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगी, हाई बेसिसिटी शो करेगी इन कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। एग्जांपल है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया H2O ले लिया एंड OH नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो कौन से की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होने वाली है और कौन से की बेसिसिटी ज्यादा होने वाली है, ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी, जिसपे चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो अपनी चार्ज स्पीसीज है उसी की तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और उसी की यहाँ से बेसिसिटी ज्यादा होगी। देखिए मैं दोनों के ऑर्डर की बात कर रही हूँ। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे कोई रख लेते हैं, सपोज दैट NH3 एंड NH2 नेगेटिव। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है चार्ज स्पीसीज की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होने वाली है। थर्ड एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा ROH वर्सेज RO नेगेटिव। तो यहाँ से भी आप चाहे कोई भी देख लेना, हमेशा चार्ज स्पीसीज है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है वो दोनों ही ज्यादा होती हैं वर्सेज न्यूट्रल स्पीसीज। तो ये यहाँ से चार्ज फैक्टर काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर अपना आता है वो आता है कि हम परसेंटेज एज कैरेक्टर से या फिर हाइब्रिडाइजेशन से किस तरह से डिफाइन करेंगे कि कौन से की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होने वाली है और कौन से की बेसिसिटी ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ से जो फैक्टर आता है वो है अपना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी and basicity both are inversely proportional to percentage as character। Nucleophilicity and basicity both are इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर, यानी कि जैसे जैसे अपना परसेंटेज एज कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी हो चाहे बेसिसिटी हो, या फिर आप एक ही वर्ड में देख सकते हो कि डोनर एबिलिटी यदि डिक्रीज कर रही है तो चाहे फिर वो न्यूक्लियोफाइल हो चाहे बेस हो, हमेशा दोनों का जो ऑर्डर है अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी दोनों ही डिक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि दोनों डिपेंडिंग अपॉन किस पे है, यहाँ से अपना जो डोनर एबिलिटी होता है उसी पे तो डिपेंड कर रहे हैं। जब डोनर एबिलिटी ही डिक्रीज कर रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी है वो तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही करेंगे। एग्जांपल हम यहाँ से कैसे देखेंगे, देखिए परसेंटेज एज कैरेक्टर और डोनर एबिलिटी का यहाँ से जो भी रिलेशनशिप होता है वो मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी के टाइम एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगेन एक्सप्लेन मैं यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ये यहाँ से बर्न करता है अपना किसको, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का परसेंटेज एज कैरेक्टर का जो इफेक्ट होता है। तो इस एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो अपना CH3 नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव में परसेंटेज एज कैरेक्टर है वो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो CH3 नेगेटिव का जो अपना कार्बन है जहां पे नेगेटिव चार्ज है वही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले पे मूव करें तो सेकंड वाले में ये वाला कार्बन है ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, इतनी चीज तो कंफर्म है। तो
फिर कौन सा करेगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाले का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ से sp2 है। देन यदि हम मूव करते हैं थर्ड पे, तो थर्ड वाले पे भी नेगेटिव चार्ज वाला ही करेगा, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp है। अब sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर है वो यहाँ पे कितना है, 25% है, ठीक है। sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर है वो कितना है, 33.3% है। और यदि मैं बात करूं sp में, तो यहाँ पे 50% अपना परसेंटेज एस करेक्टर होता है, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, 1 की, देन सेकंड की, देन अपनी थर्ड की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर है वो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या होगा अपना, फर्स्ट है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक, देन सेकंड, देन थर्ड। और ये जो ऑर्डर है ये अपना दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है, इस वाले का, कि यहाँ पे किस तरह से ऑर्डर है वो मूव करता है अपना। तो फर्स्ट है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड मोर बेसिक यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया अपना फर्स्ट वाले का। देन यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो यहाँ से भी जो अपना परसेंटेज एस करेक्टर है वो ही डिसाइड करेगा कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होने वाली, किसकी बेसिसिटी यहाँ से ज्यादा होने वाली है। और ये वाला जो एग्जांपल है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और यहाँ से आपको कई चीजें हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं यदि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर है वो पता होता है। तो आप यहाँ से कार्बोनिल बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इनकी जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अंदर की एंगल यदि कम होगी तो बाहर की एंगल ज्यादा होगी, और बाहर की एंगल ज्यादा होगी तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगी, और परसेंटेज एस करेक्टर यदि कहीं पे भी ज्यादा है दैट मीन्स डोनरेबिलिटी कम होगी। अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ, अंदर की एंगल कम होगी, बाहर की एंगल ज्यादा होगी। देखिए अंदर का एंगल यदि इतना सा है तो बाहर का एंगल इतना है, इतना तो देखिए देख के भी समझ आ रहा है, थोड़ा सा माइंड में इमेजिनेशन कीजिए कि अंदर की एंगल कम होगी तो बाहर की एंगल ज्यादा होगी, और यदि एंगल इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 360 पे परसेंटेज एस करेक्टर है वो सबसे ज्यादा होता है, 90 डिग्री पे परसेंटेज पी करेक्टर है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि एंगल इंक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और परसेंटेज एस करेक्टर यदि इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, डोनरेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, और डोनरेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो अपनी बेसिसिटी है वो तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करनी ही करनी है। तो यहाँ से समझ आया सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे है, देन यहाँ और देन सबसे कम जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ से चीज समझ आ रही है, मोर परसेंटेज एस करेक्टर, सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे होता है, और लेस परसेंटेज एस करेक्टर। तो ये चीज क्लियर हुई कि सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर यदि यहाँ पे है तो सबसे लेस परसेंटेज एस करेक्टर वहां पे है। अब यहाँ से हम कैसे डिसाइड करें कि कैसे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए अभी होगा क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे बेसिक होने वाला है या फिर न्यूक्लियोफिलिक होने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस होने के लिए करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कहाँ से करेगा, इस वाले ऑक्सीजन एटम पे जो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं इन्हीं को डोनेट करेगा। अब ये वाले लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कब जाएंगे, जब यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक होगा। समझ आ रही चीज, जब तक यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ऑक्सीजन तो अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। अब ये वाला बॉन्ड कब ब्रेक हो, जब इस कार्बन की डोनरेबिलिटी ज्यादा हो, और इस कार्बन की डोनरेबिलिटी कब ज्यादा हो, जब यहाँ पे परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है। तो ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देने वाला, और यदि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे रहा दैट मीन्स यहाँ पे जो कार्बोनिल बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और यहाँ पे सबसे वीक बॉन्ड होता है। सबसे पहले चीज तो ये कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूट नहीं रहा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। तो डोनरेबिलिटी का या फिर हम बोलें कि बेसिसिटी और एसिडिटी का ऑर्डर है वो यहाँ से क्या होने वाला है कि हमारा जो हम इन्हें मार्क कर लेते हैं A B C एंड D, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे जो ज्यादा बेसिसिटी या फिर एसिडिटी वो किसकी होगी, D की होगी, देन C की होगी, देन B की होगी, और देन A की होगी। तो यहाँ से ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि D है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेसिक होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके जाना
बहुत ही आसान होता है इन कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन। चीज क्लियर हो रही है? देखिए अगेन एक बार थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, फिर एक बार बता देती हूँ कि अंदर की एंगल कम होगी तो बाहर की एंगल ज्यादा होगी, और बाहर की एंगल ज्यादा होगी तो परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा होगा, और परसेंटेज एज करेक्टर यदि बढ़ रहा है तो डोनर एबिलिटी कम हो रही है, और डोनर एबिलिटी कम हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही यहाँ पे कम होने वाली हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से होती है। दूसरा देखिए यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ, ये तो किसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, दूसरा हम यहाँ से कौन सा ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। कार्बोनिल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा पे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा और वीक कौन सा होगा, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे सकता है तो ये कौन सा होगा, वीक बॉन्ड होगा, और यदि इजीली नहीं दे सकता तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो सबसे यहाँ पे हार्डली कौन दे रहा है, यहाँ से सबसे इलेक्ट्रॉन्स कम जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एज करेक्टर सबसे ज्यादा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होने वाला है, अपना A का होने वाला है, देन B, देन C और देन D होगा अपना। ठीक है, तो A है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, देन B होगा, देन C होगा और देन D होगा। तो ये यहाँ से कुछ इस तरह का ऑर्डर होता है। या फिर यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा कार्बोनिल कार्बन है वो अपना मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। मैंने क्या क्वेश्चन बोला है कि कार्बोनिल का जो कार्बन है, यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसकी होगी, यानी कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली डोनेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, डी, सी, बी और ए की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे कम होती है, यहाँ पे ए पे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इस एग्जांपल में हमने 2-3 पॉइंट्स हमको डिस्कवर किए हैं। एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा बीच में और एक एग्जाम्पल रह गया, सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो यहां से आपको क्या करना है, तो यहाँ से देखिए हमें कौन सा देखना, अपना एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में यदि मैं बात करूं तो ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और सेम ग्रुप पे हम किस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं। तो सेम ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो अपोज करता है बेसिसिटी को। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यदि मैं बताऊं आपको कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, यहाँ से आर जो सीजियम है, सीजियम जहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा होने वाली है। तो मैं इन्हें मार्क कर देती हूँ A, B, C, D एंड E। तो E की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, देन D, देन C, देन B और देन A। तो ये तो यहाँ से किसका ऑर्डर हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो गया। लेकिन वही यदि मैं बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करूं तो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो बिल्कुल इसका रिवर्स होने वाला है। रीजन क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो सेम ग्रुप में यहाँ से बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, देन B की होगी, देन C की होगी, देन D, और सबसे लास्ट में अपना कौन सा आता है, E आता है, और सबसे लास्ट में अपना कौन सा आता है, E आता है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे डिब्बे में एक और चीज लिखी हुई है, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको छोड़ के यदि कहीं पे भी डोनर एटम यदि आपका सेम है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं जो डिब्बे में लिखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनमें देखिए सभी में डोनर एटम अपना कौन सा है, ऑक्सीजन है, लेकिन इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है वो डिफरेंट होती है। अदरवाइज यदि आपका डोनर एटम कहीं पे सेम होता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है वो भी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन इनका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर है वो डिफरेंट होता है अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो कुछ आपके एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे डोनर एटम सेम होने के बाद भी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है वो अलग अलग होती है। तो ये हो गया अपना कुछ। अब इसके बाद एक बार मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ सारी चीजों को कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है वो यहाँ पे बिहेव कर रही है। सारी चीजें एक बार मैं समरी बता रही हूँ यहाँ पे, लास्ट में आप उसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम्पल्स हैं वो आपने बीच बीच में देख लिए हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी वो क्या की थी, ग्रुप में
in a group, nucleophilicity is inversely proportional to basicity. ये हमने बात किसकी की? एक ग्रुप की. सेकंड हम यदि बात करें तो सेकंड आता है इन अ पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. ठीक है, लेकिन साथ ही में हमें क्या देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी. डीए में क्या लिख रही हूँ? डोनर एबिलिटी लिख रही हूँ. ठीक है, इसके बाद चाहे वो ग्रुप में हो चाहे अपना पीरियड में हो, डोनर एबिलिटी यदि ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी दोनों ही ज्यादा होने वाली है. इसके बाद जो अपना फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी both are directly proportional to both are inversely proportional to percentage as character. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएंगी? परसेंटेज पी करेक्टर की. परसेंटेज पी करेक्टर. ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट बच गया अपना? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी हैं वो दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं. ठीक है, इसके बाद देखिए इन पॉइंट्स के बाद एक और हमारा फैक्टर बच जाता है, वो किसका? साइज का फैक्टर बच जाता है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तो अपनी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेंसिटिव टू आर्ट्स साइज. और जैसे ही आप साइज इंक्रीज कर रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. लेकिन जो अपनी बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी इज अनअफेक्टेड बाय साइज. ठीक है, बेसिसिटी पे साइज का कोई फैक्टर नहीं होता, चाहे आपकी डोनर स्पीशीज है वो कितनी भी बिगर साइज की हो, क्योंकि उसे प्रोटॉन किसको डोनेट करना है? क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करना है? प्रोटॉन को डोनेट करना है. और प्रोटॉन है वो तो अपना सबसे स्मॉलर साइज का होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का यदि साइज बड़ा हो जाता है तो उससे किसी अदर स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में यहाँ से प्रॉब्लम होती है. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्रिएट हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है और इसी की वजह से इसकी डोनर एबिलिटी है वो कम हो जाती है. तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किए हैं. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में तो इतना ही था. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रोफाइल. तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग.